स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अंजना विश्वास में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर अभी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ के अंतर्गत हमने क्लास 6 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी को कंप्लीट भी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अब हम कवर कर रहे हैं क्लास 6 की बुक साइंस को। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, भले वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस के बुक के चैप्टर 5 को, जिसका नाम है पदार्थों का पृथक्करण। फ्रेंड्स, अगर हम इसके टाइटल की बात करें तो हमने पिछले चैप्टर में पदार्थों के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, जहाँ हमने पदार्थ किसे कहते हैं और इसके क्या क्या गुण होते हैं उन सभी चीज़ों को देखा था। लेकिन अगर आपने उस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, फिर भी मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ कि पदार्थ किसे कहते हैं, क्योंकि वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप याद रखिएगा कि वैसे कोई भी चीज़ जिसमें वजन होता है और वो स्थान घेरती है तो हम उसे पदार्थ कहते हैं। रही बात पृथक्करण की, तो हम सिंपल सा समझ सकते हैं कि पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं जब हमें पदार्थों का पृथक्करण यानी कि उन्हें एक दूसरे से अलग करना होता है। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन आती है जहाँ कि हमें पदार्थों को एक दूसरे से अलग करना होता है, अर्थात उनका पृथक्करण करना होता है। तो आप बिल्कुल भी दिमाग पर जोर मत डालिए, बस इस चैप्टर को पढ़िए, आपके सारे प्रॉब्लम्स तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पृथक्करण प्रक्रम यानी कि पृथक्करण का जो प्रोसेस है उसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को पृथक करते हैं। तो आइए उसको कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम चावलों से पत्थर को पृथक करते हैं चावल पकाने से पहले। साथ ही जब हमें मक्खन को प्राप्त करना होता है तो दूध का मंथन करते हैं। उसी तरीके से जब हम चाय बनाते हैं तो उसको छान कर उससे पत्तियों को अलग करते हैं ताकि चाय को हम पी सकें। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए कि पृथक्करण प्रोसेस में हम क्या क्या करते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन इतना से आप समझ गए होंगे कि पृथक्करण का प्रोसेस के अंतर्गत हम लोग किन किन चीज़ों को करते हैं। वहीं अगर हम उद्देश्य की बात करें कि आखिर हम पृथक्करण करते क्यों हैं, तो देखिए बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कई बार हम दो भिन्न पदार्थों की प्राप्ति के लिए ऐसा कर सकते हैं जहाँ कि दोनों पदार्थ यूज़फुल हो। वहीं दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि दो पदार्थ मिले हुए हो जिनमें से एक पदार्थ ऐसा हो जिसका उपयोग हम नहीं कर सकते, वो अनुपयोगी हो। जैसे कि हम चावल से पत्थर को जब अलग करते हैं तो चावल हमारे लिए यूज़फुल होता है, लेकिन पत्थर यूज़फुल नहीं होता तो हम उसे फेंक देते हैं। उसी तरीके से हम हानिकारक और अशुद्ध अवयवों को दूर करने के लिए भी कई बार पृथक करते हैं। तो इस तरीके से हमने जान लिया कि पृथक्करण प्रोसेस के अंतर्गत हम लोग क्या क्या करते हैं और आखिर हम उसको करते क्यों हैं, यानी कि उसके पीछे का हमारा उद्देश्य क्या होता है। अब फ्रेंड्स, अब हम ये भी जान लेते हैं कि आखिर हम जो पृथक्करण करते हैं तो हमें जो अवयव प्राप्त होते हैं तो उसका हम क्या कहते हैं। तो देखिए, जो अशुद्धियाँ और अनुपयोगी अवयव होते हैं उसको हम फेंक देते हैं। जैसे कि हमने जब चावल को पृथक किया था तो हमने क्या किया था, पत्थर को फेंक दिया था, चावल को पका के खा लिए थे हम लोग। तो ऐसा होता है कि कई जो अनुपयोगी होते हैं या फिर अशुद्ध होते हैं उसे हम फेंक देते हैं। वहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम दोनों अवयवों का उपयोग करते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपने चैप्टर की मूल बातों को पढ़ना शुरू करते हैं। इतना तो इस चैप्टर की भूमिका थी जो कि आपको जानना ज़रूरी था, ताकि आपके दिमाग पे एक बेस तैयार हो सके जिससे कि आपको आगे बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। आइए अब हम सबसे पहले पृथक्करण की विधियों के बारे में कुछ जान लेते हैं, यानी कि वो कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती है जिससे कि हम मिले हुए पदार्थों को एक दूसरे से पृथक करते हैं। तो इन विधियों के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे हस्त चयन की, जिसे हम लोग हैंड पिकिंग मेथड भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या किया जाता है। हाथों के द्वारा चुनकर अवयवों को अलग करना कौन सा प्रोसेस कहलाता है, हस्त चयन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि जब हम हाथों से चुनकर अवयवों को अलग करते हैं तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है, हस्त चयन कहलाता है। अब अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो सिंपली आप देख सकते हो कि चावल तथा दालों में कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थरों तथा भूसे को पृथक करना क्या कहलाता है, हस्त चयन कहलाता है। जब आप चावल पकाते होगे या फिर दाल बनाते होगे तो आप अक्सर बनाने से पहले क्या करते हैं, अपने हाथों से उसमें देखते हैं कि कहीं उसमें कंकर या फिर कोई भी ऐसा अनयूज़फुल अवयव तो नहीं है। अगर होता है तो आप उसे क्या करते हैं, हाथों से अलग करते हैं, और वही प्रोसेस क्या कहलाता है, हस्त चयन कहलाता है। तो आपको ये प्रोसेस अच्छे से याद रखना है। अब हम दूसरे प्रोसेस की बात करते हैं जिसका नाम है थ्रेसिंग।
तो देखिए इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या किया जाता है। सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। यानी कि जो भी सूखा पौधा होता है फ्रेंड्स, यानी कि सूखे पौधों की जो डंडियों से जब हम अनाज को पृथक करते हैं तो वो कौन सा प्रक्रम कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे किया जाता है, तो देखिए डंडियों को पीट कर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। आप जब भी गांव जाते होंगे या फिर कभी भी आपने देखा होगा कि जब धान की खेती होती है तो उसकी जो बालियाँ होती हैं यानी कि लंबी लंबी जो डंडियाँ होती है उसे किसान क्या करते हैं, काटते हैं, उसके बाद उसको पटकते हैं ताकि उसमें से वो धान है वो अलग हो जाए। और जब धान अलग हो जाता है तो फिर आगे का प्रोसेस करके उसको चावल बनाया जाता है। तो ये आप सभी को पता होगा, ये नॉर्मल सी बात है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने घर में किसी भी बड़े सदस्य से पूछोगे तो वो आपको बता देंगे। तो वो जो हम धान को अलग करते हैं ना फ्रेंड्स, वो क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। आप सिंपली से याद रखेंगे कि सूखे पौधों की डंडियों से अन्य कणों को जब पृथक किया जाता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, थ्रेसिंग कहलाता है। और अगर आपको जानना है कि ये प्रोसेस कैसे किया जाता है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि डंडियों को पीट कर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। पीट कर मतलब उस पर या तो आप डंडे से मारो या फिर उन्हीं डंडियों को लेकर ज़मीन पे पटको तो उसमें जो लगा हुआ धान होता है वो अलग हो जाता है। साथ ही इसे हम बैलों की सहायता से भी करते हैं, यानी कि थ्रेसिंग का जो प्रोसेस है वो बैलों की सहायता से भी किया जाता है। और वहीं कुछ थ्रेसिंग मशीन भी आजकल उपयोग किए जाते हैं जिसके थ्रू हम सूखे पौधों से अनाजों को अलग करते हैं। तो आपको याद रखना है ये प्रोसेस, और ये भी ध्यान में रखना है कि ये प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले तो डंडियों को पीट कर, फिर बैलों की सहायता से, और फिर थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग करके। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। अब हम अगली विधि के बारे में जानते हैं जिसका नाम है निष्पावन। तो आइए जानते हैं कि निष्पावन विधि के अंतर्गत क्या क्या किया जाता है। पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भरी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने की विधि निष्पावन कहलाती है। फ्रेंड्स, आपको मैं जितना भी यहाँ पे विधि बता रही हूँ सबके डेफिनेशंस आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। आइए अब हम जानते हैं कि निष्पावन विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है। तो आप याद रखेंगे कि पवन या फिर वायु का जो झोंका होता है, यानी कि हवा का जो झोंका होता है, उसके द्वारा मिश्रण से भारी पदार्थ और हल्के पदार्थ को अलग किया जाता है, उसे ही हम लोग निष्पावन कहते हैं। अब ऐसा कैसे होता है, तो देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। किसानों द्वारा हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक किया जाता है। जब चावल नया नया बनकर आता है तो उसमें भूसा मिला होता है, क्योंकि जो धान के ऊपर एक ब्राउन सा लेयर होता है उसको अलग किया जाता है, तब उसमें से चावल निकलता है। तो उसमें क्या होता है, जब धान को कूटा जाता है तो उसमें वो जो लेयर होता है वो भूसा बन के उसी के साथ रह जाता है। तो आप देख रहे हो ना कि जो चावल होता है वो भारी होता है और जो भूसा होता है वो हल्का होता है। तो जब हम चावल को भूसे से अलग करते हैं तो वो किस विधि के द्वारा किया जाता है, निष्पावन विधि के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, लास्ट में मैं जब ये सारी विधियाँ आपको बता दूंगी तो आपको चित्र के माध्यम से सारे प्रोसेस को दिखाऊंगी, वहाँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे किया जाता है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अभी आपको जो जो बताया जा रहा है वो आप अपने माइंड में बैठाते जाइए, और जब आप चित्र देखोगे तो आपका वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम अगली विधि की बात करते हैं जिसे हम लोग चालन कहते हैं। तो देखिए इस विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों को अलग करने के लिए किया जाता है जिनकी आमापों में अंतर होता है। यानी कि जो चालन विधि है, आपको याद रखना है कि इस विधि के द्वारा हम दो ऐसे मिश्रण से उनके अवयवों को अलग करते हैं जिनका जो आमाप होता है उनमें अंतर होता है। अब आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा कि आखिर मैं कह क्या रही हूँ, तो देखिए इसका एक सरल रूप भी मैंने लिखा है, वो आप समझिए। इस विधि के द्वारा पत्थर, डंडियाँ तथा भूसा जो निष्पावन तथा थ्रेसिंग के बाद अनाजों में रह जाते हैं उन्हें दूर किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था फ्रेंड्स कि चावल में से भूसे को अलग किया जाता है, तो वो तो हम लोग निष्पावन विधि के द्वारा कर लेते हैं। अगर हम थ्रेसिंग की बात करें तो आपने अभी देखा कि थ्रेसिंग से डंडियों जो होती हैं सूखी हुई, उनसे अनाजों को पृथक कर लेते हैं, और जब अनाजों को पृथक किया जाता है उसके बाद निष्पावन विधि किया जाता है जिसके थ्रू हम उसमें से भूसे को अलग करते हैं। लेकिन वैसे अवयव जो कि थ्रेसिंग और निष्पावन विधि के बाद भी उस अनाज में रह जाते हैं और हम उसे अलग करते हैं, तो वो किस विधि के द्वारा करते हैं,
चालन विधि के द्वारा कहते हैं। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको ये डेफिनेशन नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ये वाली डेफिनेशन से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, आटे से चोकर को चालनी या छन्नी द्वारा अलग करना। आप अक्सर ही देखते होंगे कि घर में जब रोटियां बनाई जाती है तो हमारे पास एक छन्नी होती है जिसमें कि हम बनाने से पहले आटे को उसमें छानते हैं, जिसे हम लोग नॉर्मली भाषा में चालना भी कहते हैं। तो वो विधि क्या कहलाती है? चालन विधि कहलाती है। ऐसा हम लोग क्यों कहते हैं? क्योंकि आटा से तो हम हाथों से नहीं देख सकते ना कि उसमें भूसा हम कैसे अलग करें, वो तो हो नहीं सकता। इसीलिए हम लोग छन्नी का उपयोग करते हैं उसमें से चोकर को अलग करने के लिए। और ये विधि क्या कहलाती है? चालन विधि कहलाती है। फ्रेंड्स, अब हम जिस प्रोसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब आप सोच रहे होगे कि कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो तो आप पढ़ोगे तभी पता चलेगा। तो आइए हम बात कर रहे हैं अवसादन, निस्तारण और निस्पंदन की, जो कि तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और कैसे वो हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम अवसादन की बात करें तो अवसादन क्या कहलाता है? सिंपल सी बात है कि मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। यानी कि वैसा कोई भी मिश्रण जब हम पानी मिलाएं उसमें, तो जो भारी अवयव जब नीचे बैठ जाएगा तो बस उस तली में बैठने की क्रिया को ही हम अवसादन कहते हैं। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए कि अवसादन क्या होता है। और वहीं अगर हम निस्तारण की बात करें तो देखिए, अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल के अवयव, जो कि मिट्टी बालू कुछ भी हो सकते हैं, उसके सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। यानी कि जब कोई भी मिश्रण अवसादित हो जाता है, अवसादित होने का मतलब कि जब हमने उसमें जल को मिलाया तो जो भारी अवयव था वो नीचे बैठ गया, तो उसे हम अवसादित मिश्रण कहेंगे। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जब हम उसमें से जल को किसी दूसरे बर्तन में उड़ेल लेते हैं तो वो क्या कहलाता है? निस्तारण कहलाता है। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे? तो देखिए, मिट्टी एवं जल का मिश्रण, आप कभी भी थोड़ा सा जल लीजिए और उसमें मिट्टी को घोल लीजिए। जब आप उसको पूरा मिला देंगे और थोड़ी देर के लिए उसको वैसे ही छोड़ देंगे तो मिट्टी क्या होगा? वो नीचे तली में बैठ जाएगा। और जब वो मिट्टी तली में बैठ जाएगा, वो नीचे क्यों बैठा? क्योंकि जो मिट्टी है वो जल से भारी है, इसलिए वो तली में बैठ गया। तो बस वही मिट्टी जब तली में बैठ गई तो उसी क्रिया को हमने अवसादन कहा। और जब उस मिट्टी के नीचे बैठने के बाद हमने उस जल को दूसरे बर्तन में उड़ेल लिया तो वो क्या कहलाया? निस्तारण कहलाया। तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से याद रखना है कि अवसादन क्या होता है और निस्तारण क्या होता है। और मैंने कैसे कहा कि दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? क्योंकि अगर अवसादन होता ही नहीं तो हम निस्तारण विधि कैसे करते? और अगर हम बिना अवसादित मिश्रण को ही दूसरे बर्तन में उड़ेल लेते तो जल फिर से मिट्टी के सहित दूसरे बर्तन में आ जाता। लेकिन अवसादन हुआ, इसीलिए हमने मिट्टी को अलग किया जल से। वैसे ही अगर आप जल और तेल का मिश्रण देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो तेल होता है वो ऊपर तैरने लगता है। और जब तेल ऊपर तैरने लगता है तो फिर हम वही प्रोसेस करेंगे, उसको दूसरे बर्तन में उड़ेल लेंगे तो क्या होगा? तेल और पानी अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अवसादन और निस्तारण याद रखना है। लेकिन साथ ही एक और विधि है जिसको हम लोग निस्पंदन कहते हैं। निस्पंदन का मतलब आप सिंपली समझ सकते हैं फ़िल्टर करना, जिसको कि आप कह सकते हो कि फ़िल्टर करना क्या कहलाता है? निस्पंदन कहलाता है। अब ऐसा कैसे? तो देखिए, तरल पदार्थ में से छन्नी या फिल्टर पेपर से महीन अशुद्धियों को छानना निस्पंदन कहलाता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो पनीर बनाने में, चाय छानने में, आप लोग जब चाय बनाते हो तो आप क्या देखते हो? हम लोग एक छन्नी रखते हैं, जब चाय बन जाता है तो उसमें से पत्तियों को अलग कर लेते हैं और जो लिक्विड पार्टिकल होता है जो कि हम पीते हैं उसको अलग कर लेते हैं। तो वो क्या कहलाता है? निस्पंदन कहलाता है। उसी तरीके से फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होगे कि अवसादन और निस्तारण तो हमने देख लिया कि दोनों एक दूसरे से जुड़ा है, लेकिन निस्पंदन कैसे जुड़ा है? तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब हम अवसादन और निस्तारण करते हैं उसके बावजूद जल में थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ रहती है। यानी कि जब हमने मिट्टी और जल को अलग किया तो मिट्टी तो नीचे बैठ गई, लेकिन कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स थे मिट्टी के जो कि जल में मिले रह गए। और जब हम उस जल को पूरी तरीके से शुद्ध करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? निस्पंदन करना होगा। यानी कि उसे फ़िल्टर पेपर से या फिर किसी भी छन्नी की मदद से छानना होगा। और जब हम उसे छानेंगे तो क्या होगा? उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे जो कि
जल में मिला रह गया है वो क्या होगा, वो अलग हो जाएगा। और उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, निस्पंदन या फिर फिल्टर करना कहते हैं। तभी तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि तरल पेय पदार्थ में से छन्नी या फिल्टर पेपर से महीन अशुद्धियों को छानना क्या कहलाता है, निस्पंदन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको अवसादन, निस्तारण, निस्पंदन तीनों प्रोसेस याद रखना है और ये तीनों एक दूसरे से मिले हुए हैं सब। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आप मिट्टी और जल को देख लीजिए। जब हमें मिट्टी से जल को अलग करना होता है तो सबसे पहले हम अवसादन की क्रिया करते हैं। अवसादन की क्रिया के बाद हमने उसको उड़ेला दूसरे बर्तन में, जो कि निस्तारण कहलाया। और निस्तारण की विधि के बाद भी जल में कुछ पार्टिकल्स रह गए थे मिट्टी के, और जब हमने उसे फिल्टर किया तो वो प्रोसेस क्या कहलाया, निस्पंदन कहलाया। और ये तीनों प्रोसेस करने के बाद जो हमें जल प्राप्त होगा वो अच्छा जल होगा, यानी कि उसमें अब मिट्टी नहीं होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य प्रोसेसेस के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम जानते हैं कि वाष्पन किसे कहते हैं। अगर हम वाष्पन की बात करें तो जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की क्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। यानी कि जल जब भाप में परिवर्तित होता है तो वो क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। आप तो जानते हो कि जल ही एक ऐसा है जो कि तीनों फॉर्म में अवेलेबल होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जब वो आइस के फॉर्म में होता है तो हम उसे सॉलिड कहते हैं, और जब वो पानी के फॉर्म में होता है तो लिक्विड, और जब वो भाप में परिवर्तित होता है तो हम उसे गैस का फॉर्म कहते हैं। तो वही जल जब उसके वाष्प में परिवर्तित होता है तो उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका हमारे लिए यूज़फुल क्या है। तो देखिए, समुद्री जल से लवण प्राप्त करने में हम सभी जानते हैं कि हम जो नमक खाते हैं वो कहाँ से प्राप्त होता है, समुद्री जल से प्राप्त होता है। तो इसी प्रोसेस के थ्रू हम समुद्री जल से लवण की प्राप्ति करते हैं, यानी कि नमक को प्राप्त करते हैं। हम समुद्री जल को लेते हैं और फिर उसे गर्म करते हैं, और उसमें जो जल होता है वो क्या होता है, वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, और बाकी उसमें जो बचता है लवण, उससे हम नमक बना लेते हैं। देखिए, जहाँ पर भी जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होते रहती है। ऐसा नहीं है कि हम जब जल को गर्म करते हैं तभी वो भाप में परिवर्तित होता है। जहाँ भी जल होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, भाप में परिवर्तित होते रहता है। बस अंतर ये होता है कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो उसके भाप में परिवर्तित होने की जो क्रिया होती है वो तेज़ी से होती है, और जब टेम्परेचर लो होता है तो वो क्रिया थोड़ी धीरे धीरे होती है। लेकिन आप याद रखें कि जहाँ पर भी जल होता है वहाँ निरंतर वाष्पन की प्रक्रिया होते रहती है। तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संघनन। जल वाष्प से उसकी तरल अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। अभी तो हमने देखा कि जल जब वाष्प में परिवर्तित होता है तो उसे हम वाष्पन कहते हैं। उसी तरीके से जल वाष्प जब अपनी तरल अवस्था में परिवर्तित होता है तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। तो आपको ये दोनों क्रियाएं याद रखनी है। सिंपल सी बात है, जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तो हम उसे वाष्पन कहते हैं, और जब जल वाष्प पुनः जल में परिवर्तित होता है यानी कि तरल अवस्था में आता है तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। तो आपको ये दोनों प्रोसेस बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। फ्रेंड्स, अब आती है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात की, जहाँ आपको दिमाग से सोचना है। और ऐसे तो मैंने इसका आंसर बता दिया है, लेकिन फिर भी आप अपने माइंड में एक बार इसे सोचना कि ऐसा कैसे होता है। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ का पृथक्करण कैसे करते हैं, वो तो हमने प्रोसेस जान लिया। तो अब हम ये जानें कि कोई भी पदार्थ ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ कि हम एक ही विधि के द्वारा उसका पृथक्करण कर लें, लेकिन कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है जहाँ कि हमें बहुत सारे प्रोसेसेस को करना पड़ता है उन पदार्थों को एक दूसरे से पृथक करने के लिए। तो देखिए, उसी का एक एग्जाम्पल है। अगर मान लिया रेत और नमक को आपस में मिला दिया गया है तो आप उसे कैसे अलग करेंगे। मैंने तो यहाँ पे बता दिया है कि निस्तारण, निस्पंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का उपयोग किया जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, इसे अपने माइंड में एक्सप्लेन करना है। आपको इसे एक्सप्लेन करके सोचना है कि आखिर ऐसा कैसे होता है। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा हम कैसे करेंगे। आप ध्यान से देखिए, हमें क्या क्या अलग करना है। रेत और नमक को अलग करना है, तो रेत और नमक को हम कैसे अलग कर सकते हैं। दोनों का तो साइज एक ही होता है, हम हाथों से भी अलग नहीं कर सकते। अगर हम थ्रेसिंग करना चाहें तो वो भी नहीं कर सकते हैं, निष्पावन भी नहीं कर सकते। तो देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें जल मिलाएंगे, और जब जल मिलाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें जो नमक होगा वो घुल जाएगा, और जब नमक घुल जाएगा और रेत जो उसमें बचेगा वो क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगा। तो उसे हम क्या करेंगे,
निस्तारण विधि के द्वारा अलग कर लेंगे। तो अब हमारे पास क्या आ गया, बालू अलग हो गया, यानी कि रेत अलग हो गया, और हमारे पास बचा नमक और पानी का मिश्रण। और थोड़ा सा भी जो बालू वगैरह का पार्टिकल्स बचा है उसे हम निस्पंदन विधि के द्वारा अलग कर ले सकते हैं। और जब हमारे पास निस्तारण और निस्पंदन विधि के बाद जो बचा है उसे हम क्या करेंगे, वाष्पित करेंगे, यानी कि वाष्पन विधि करेंगे। तो क्या होगा, जल ऊपर उड़ जाएगा और बाकी तली में जो बचेगा वो नमक बचेगा। और जो वाष्पित जल होगा उसे हम दूसरे बर्तन में कंजर्व, यानी कि उसे हम जमा कर सकते हैं। और जब हम दूसरे बर्तन में जमा करेंगे और जब वो ठंडी होगी तो वो क्या होगी, वापस जल में परिवर्तित हो जाएगी। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि हम रेत और नमक के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे। आप एक बार अपने दिमाग में सोचिएगा, क्योंकि आपने सारे प्रोसेसेस को पढ़ा है। अब आपको उसे यूज करना है कि हम कहाँ पे किस पदार्थ को अलग करने के लिए कौन सा प्रोसेस। अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, लेकिन मैंने यहाँ पे उन चीज़ों को भी कवर इसलिए कर लिया ताकि आपको ये चैप्टर समझने में दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर पिछली बातें आपको समझ में नहीं आएगी तो आगे का बात आप नहीं समझ पाओगे। तो चलिए जानते हैं क्या है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि विलेय किसे कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, वह पदार्थ जो जल में घोले जाते हैं वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। और ये जो विलेय है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में हो सकता है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम जो नमक घोलते हैं जल में तो वो क्या है, विलेय है। चाहे हम जो नींबू का रस घोलते हैं जल में वो भी क्या है, विलेय है। तो आपको ये याद रखना है कि वैसी कोई भी चीज़, वैसा कोई भी पदार्थ जिसे हम जल में घोलते हैं वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। और ये तीनों अवस्था में हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। वहीं अगर हम विलायक की बात करें तो वह पदार्थ जो विलेय पदार्थों को खुद में घोलता है, यानी कि वैसी कोई भी चीज़ें जो कि खुद में अन्य पदार्थों को घोल लें तो उसे हम क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सिंपल सी बात है कि जल एक साधारण है जो कि हम सभी जानते हैं। हमें अगर नमकीन पानी पीना होता है, नमक घोल करके पी लेते हैं। अगर हमें मीठा पानी पीना होता है तो हम जल में चीनी घोल कर पी लेते हैं। और अगर हमें खट्टा पीना होता है तो हम नींबू का रस मिलाकर उसमें पी लेते हैं। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि जो जल में घोला जाता है वो विलेय होता है, और जो पदार्थों को खुद में घोलता है वो विलायक कहलाता है। और जो सार्वभौमिक विलायक है वो जल है, आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं संतृप्त विलयन के बारे में। यानी कि ये संतृप्त विलयन क्या होता है, मेनली आपको इस चैप्टर में यही पढ़ना है। बाकी विलेय और विलायक तो हमने पिछले चैप्टर में भी चर्चा की। जिस विलयन में कोई पदार्थ और अधिक न घुल सके वह उस पदार्थ का संतृप्त विलयन होता है। यानी कि जब आप शरबत बनाते हो चीनी का तो आप क्या देखते हो कि जब आप शरबत घोलते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वो चीनी नीचे तली में ही बैठी रह जाती है और उस जल में नहीं घुल पाती है। यानी कि अब वो विलयन है वो संतृप्त विलयन हो चुका है, अब उसमें और अधिक चीनी की मात्रा नहीं घोली जा सकती। वैसे ही अगर हम नमक भी घोलते हैं या फिर कोई भी चीज़ को घोलते हैं तो एक सिचुएशन ऐसी आती है जहाँ कि हम और अधिक विलेय चीज़ों को हम विलायक में नहीं घोल पाते हैं। और जब वो विलयन ऐसा हो जाए कि उसमें और अधिक मात्रा में विलेय, यानी कि किसी भी चीज़ को चाहे वो चीनी नमक हो उसमें नहीं घोल सके, तो वो विलयन क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है कि किसी भी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसमें और अधिक पदार्थ घोला जा सकता है। मान लिया कि हमने चीनी और पानी का संतृप्त विलयन तैयार कर लिया, अब उसमें और अधिक चीनी को हम नहीं घोल सकते। लेकिन अगर हम चाहें कि उसमें थोड़ा सा चीनी और घोल लें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस संतृप्त विलयन को गर्म करना होगा। और जब हम उस विलयन को गर्म करेंगे तो उसमें हम थोड़ी सी और क्वांटिटी उसमें घोल सकते हैं चीनी की, या फिर वैसी कोई भी चीज़ जो कि हम उसमें घोलना चाहते हैं। तो आपको ये याद रखना है संतृप्त विलयन, और संतृप्त विलयन को हम गर्म करते हैं तो उसमें थोड़ी और मात्रा घोली जा सकती है, आपको ये भी याद रखना है। फ्रेंड्स, जल जो होता है वो विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है खुद में। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर हम 1 गिलास जल में 4 चम्मच चीनी को घोल ले रहे हैं तो 4 चम्मच नमक भी उसमें घुलेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि 1 गिलास चीनी का संतृप्त विलयन तैयार करने के लिए हमें 4 चम्मच चीनी की आवश्यकता पड़े। वहीं अगर हमें नमक वाला संतृप्त विलयन तैयार करना है तो 2 चम्मच नमक में ही संतृप्त विलयन तैयार हो जाए। तो वही आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो जल है वो विलेय पदार्थों की विभिन्न मात्राएं घोलता है। ऐसा नहीं है कि वो चीनी की जितनी मात्रा यूज करने पर संतृप्त विलयन तैयार होगा उतनी ही मात्रा नमक का भी
वो लेगा, ऐसा नहीं है। नमक की मात्रा अलग हो सकती है, चीनी की मात्रा अलग हो सकती है, यानी कि सभी विलेय पदार्थों की अलग अलग मात्रा हो सकती है जिससे कि संतृप्त विलयन तैयार हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। लेकिन आपको मैंने बोला था कि लास्ट में आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगी उन प्रोसेसेस के बारे में जिसके बारे में हमने पढ़ा था, तो आप एक बार उस पिक्चर को देख लीजिए, उसके बाद हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि एक आदमी बैठकर हस्तचयन विधि के द्वारा अनाज कणों में से कंकड़ पत्थर यानी कि जो भी अशुद्धियाँ उसमें हैं उसको अलग कर रहा है। वहीं अगर हम इस पिक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे थ्रेसिंग की प्रोसेस की जा रही है, जहाँ पे कि अन्न की सूखी जो डंडियाँ होती हैं उसमें से अन्न कणों को पृथक किया जा रहा है, उसे पीट पीट कर। वहीं अगर हम इस पिक्चर को देख रहे हैं तो यहाँ पे निष्पावन की विधि की जा रही है, जहाँ पे कि हवा के झोंकों द्वारा भारी और हल्के पदार्थों को एक दूसरे से अलग किया जा रहा है, यहाँ पे कि अन्न कणों से भूसे को अलग किया जा रहा है। वहीं अगर हम इस प्रोसेस को देखें तो यहाँ पे चालन की विधि की जा रही है, ये भी एक चालन की विधि है जहाँ पे कि आटे से चोकर को अलग किया जा रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे दो अवयव मिले हुए हैं जिनको कि अवसादन और निस्सारण विधि के द्वारा पृथक किया जा रहा है। वहीं यहाँ पे फिल्टर पत्र की सहायता से निस्यंदन की प्रोसेस की जा रही है, जहाँ की मैंने आपको बताया था कि अवसादन और निस्तारण की विधि के द्वारा अलग करने पर भी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं तो उसको फिल्टर करके यानी कि निस्यंदन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। तो ये वही प्रोसेस है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म किया जा रहा है, यानी कि जैसे हमने बात की थी कि समुद्री जल से हमें लवण यानी नमक की प्राप्ति की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाष्पन और संघनन दिखाया जा रहा है। जल पहले भाप बन के ऊपर जा रहा है और फिर उसको बर्फ़ की सहायता से उसको वापस जल में बदला जा रहा है, यानी कि वाष्पन और संघनन की क्रिया की जा रही है।